Today we will learn magnetic effect of current. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. करंट जब किसी वायर से करंट पास होगा तो वो अपना चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. और करंट ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस करता है? एक मैग्नेट अपनी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपना चारों ओर. और एक मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपना चारों ओर. तो चार्ज दो तरह का होता है. प्लस चार्ज भी अगर v वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये भी अपना चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. और माइनस क्यू चार्ज है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपना चारों ओर. तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस कर सकता है? एक तो मैग्नेट कर सकता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव वो भी मैग्नेटिक फील्ड अपना चारों ओर प्रोड्यूस करेगा. तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम लोग कैसे शो कर सकते हैं कि अगर इसके सामने एक मैग्नेट रख दे, मैग्नेटिक कॉम्पास रख दे, या मैग्नेटिक कॉम्पास को हम लोग मैग्नेटिक नीडल भी बोलते हैं, मैग्नेटिक नीडल भी रख दे, तो इस नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा. तो सपोज मान लीजिए यहां एक मैग्नेटिक कॉम्पास है, और मैग्नेटिक कॉम्पास आप जानते हैं कि ये इसका एक पॉइंटर होता है, और ये पॉइंटर जो है वो नॉर्थ को इंडिकेट करता है. तो जब इसमें कोई करंट नहीं होगा तो ये नॉर्थ की तरफ दिखाएगा. ये देखिए आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ये जियोग्राफिकल साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है. और आपको जियोग्राफी में आप लोग पढ़े हैं कि कैसे जियोग्राफी में जिधर नॉर्थ होता है तो उसका राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है. ये हम लोग पढ़े हैं बहुत, हाँ, जियोग्राफी में. तो हमें पता है कि किस तरह से कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये पता होना चाहिए आपको. ओके, सो एक हम लोग याद करने का तरीका है कि अगर साउथ टू नॉर्थ करंट जा रहा है, तो अभी मान लीजिए इस एक वायर है और इसमें कोई करंट नहीं है, और जब करंट नहीं होगा नीचे मैग्नेटिक नीडल रखा होगा तो ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा. लेकिन जैसे इसमें करंट आएगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? अभी तो ये नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसको याद करने के लिए हम लोग एक स्नो प्रिंसिपल याद करते हैं, हाँ, जिसमें एस इंडिकेट करता है साउथ और एन इंडिकेट करता है नॉर्थ. तो करंट अगर साउथ टू नॉर्थ जाएगा, और वायर जो है करंट कैरिंग वायर ये अगर ओवरहेड में है, मतलब ओवरहेड वायर का मतलब हुआ माथा के ऊपर. तो हम लोग का जैसे ही हम लोग अपना चार आसपास में भी देखते हैं कि करंट पास होता है, तो जो वायर सब है वो ऊपर से घर में जो भी करंट आता है, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में भी वो भी जो सप्लाई आता है ट्रांसफार्मर से, तो वो भी वायर सब ऊपर से आता है. तो हम लोग इस वायर को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड वायर. तो अगर ये ओवरहेड वायर और नीचे में अगर एक मैग्नेटिक नीडल रख दे, तो करंट गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, वायर जो है ये ओवरहेड है, तो ये जैसे ही इस पर करंट भेजेंगे तो ये टुवर्ड्स वेस्ट मूव कर जाएगा, टुवर्ड्स वेस्ट टर्न कर जाएगा. तो ये छोटा छोटा एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि किधर टर्न करेगा, करंट का दिशा बता देगा. तो करंट अगर साउथ टू नॉर्थ जा रहा है और ये मैग्नेटिक कंपास नीचे है, तो ये वेस्ट की तरफ टर्न कर जाएगा, क्योंकि ये अगर नॉर्थ है तो वेस्ट आपका इस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में. ठीक है, नॉर्थ का लेफ्ट में, वेस्ट होगा, तो उस साइड में मैग्नेटिक नीडल टर्न कर जाएगा. तो एक मैग्नेटिक नीडल जो नॉर्थ को पॉइंट कर रहा था, लेकिन जैसे करंट पास हुआ उसके नजदीक से, तो इसमें एक डिफ्लेक्शन आ गया. इससे ये साबित होता है कि ये जो करंट कंडक्टर है इसका अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड है. यही मैग्नेटिक फील्ड इसको नॉर्थ से डिफ्लेक्ट करा दिया वेस्ट की तरफ. अब देखिए, इसको अगर हम कुछ भी बदल देंगे तो वो आपका, एक तो ये याद हो गया आपको, तो ये पहला पार्ट हो गया. ठीक है, और दूसरा है कि इसी को अगर बदल देंगे, करंट को नॉर्थ टू साउथ कर दिए. देखिए, पहला तो हम लोग देख लिए कि साउथ टू नॉर्थ में ये वेस्ट की तरफ जा रहा था. अब करंट की दिशा हम लोग बदल दिए, नॉर्थ टू साउथ कर दिए.
तो इनमें से कुछ भी ऑल्टर करेंगे तो इसका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो वायर जो है ये ओवरहेड में है, ऊपर में है वायर, और पहले करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा था तो ये वेस्ट की तरफ जा रहा था। अब ये नॉर्थ टू साउथ जाएगा तो ये इसका डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ हो जाएगा। नाउ इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट। सो अब ये ईस्ट की तरफ चला जाएगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा ईस्ट की तरफ, डिफ्लेक्शन हो जाएगा ईस्ट की तरफ। ठीक, अब यही करंट को ही नॉर्थ टू साउथ रख देते हैं। और क्या किए, ये तो दूसरा वाला चला गया, एक दूसरा वैरायटी हो गया कि करंट नॉर्थ टू साउथ, वायर जो है ये ओवरहेड है, और अगर इसमें मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट। तीसरा हमारे पास एक ऑप्शन है कि करंट तो नॉर्थ टू साउथ है, लेकिन वायर जो है ओवरहेड ना होके, हाँ, वायर जो है अंडर द मैग्नेटिक नीडल, वायर जो है अंडर द मैग्नेटिक नीडल। तो अब वायर को क्या कर दिया, अंडर द मैग्नेटिक नीडल, यानी मैग्नेटिक नीडल ऊपर में और करंट जा रहा है नॉर्थ टू साउथ। तो अब डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ, और वायर जो है अंडर द मैग्नेटिक कंपास। एक तीसरा ऑप्शन आप समझ लीजिए। तो इस केस में इसके पहले जो था नॉर्थ टू साउथ में वायर ओवरहेड था, तो अब फिर डायरेक्शन वेस्ट की तरफ हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया करंट को साउथ टू नॉर्थ कर दिया और वायर जो है अंडर द मैग्नेटिक कॉम्पास, तो फिर डिफ्लेक्शन हो जाएगा ईस्ट की तरफ। डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा, ईस्ट की तरफ। तो वायर अंडर द मैग्नेटिक कंपास एंड तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, ईस्ट। तो हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, ये चौथा ऑप्शन हो गया मेरा। तो पहला ऑप्शन अगर हमें याद है स्नोक से कि करंट साउथ टू नॉर्थ और वायर जो है ऊपर में है, ओ स्टैंड्स फॉर ओवरहेड, तो इसका डिफ्लेक्शन वेस्ट। अब इनमें से किसी एक को बदल देंगे तो मेरा दूसरा भी बदल जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ यहाँ पर जो है डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन में मैग्नेटिक नीडल का, ये जो है करंट प्लस क्यू का चार्ज का डायरेक्शन जो होगा, अगर वेलोसिटी इधर है तो करंट का डायरेक्शन भी हम लोग मानेंगे प्लस क्यू का चार्ज का डायरेक्शन जो होगा वही करंट का डायरेक्शन होगा। तो प्लस क्यू के लिए भी अगर आपको ये सवाल पूछता है प्लस क्यू चार्ज के लिए, तो जो करंट के लिए अप्लाई है वही आपका प्लस क्यू चार्ज के लिए भी अप्लाई होगा। अगर माइनस क्यू चार्ज का वेलोसिटी इधर है तो जिस साइड में माइनस क्यू चार्ज मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में माइनस क्यू चार्ज मूव करेगा, हमें करंट का डायरेक्शन उसका ऑपोजिट ले लेना पड़ेगा। तो अगर माइनस क्यू चार्ज इधर से इधर मूव कर रहा है, चार्ज का मूवमेंट इधर है, तो करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन अगर आपको पता है और कंपास का पोजीशन आपको पता है कि ओवरहेड है कि बिलो है, तो आप डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग एक स्मॉल चार्ट बना लेते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है और हम लोग एक पता है तो हम लोग बाकी 3 का भी निकाल सकते हैं। पहला हमें पता है कि स्नो, एक याद करने का तरीका है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट है साउथ टू नॉर्थ और वायर जो है ये ओवरहेड है, मतलब ऊपर में है, तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा वेस्ट की तरफ। डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट की तरफ। ये कॉम्पास नीडल है नीचे ओवल शेप में और ये करंट का डायरेक्शन है।
अब हम लोग करंट का डायरेक्शन अगर बदल देंगे, नॉर्थ टू साउथ कर देंगे, तो मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ ईस्ट हो जाएगा। यहाँ भी वायर जो है ये ओवरहेड है, ऊपर में है, यहाँ पर अंडर द कॉम्पास नीडल है, और यहाँ पर फिर हम लोग साउथ टू नॉर्थ भेजते हैं। तो साउथ टू नॉर्थ में यहाँ पर वेस्ट था, तो यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा, और इसको फिर नॉर्थ टू साउथ कर देते हैं। करंट है नॉर्थ टू साउथ, और आपका कंपास नीडल जो है ये ऊपर में है, तो यहां फिर आपको वेस्ट मिल जाएगा, वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्ट कर जाएगा मैग्नेटिक नीडल। तो पहला वाला याद होने से बाकी तीन ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगा। और अगर चार्ज के लिए बताता है, तो चार्ज अगर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर चार्ज नॉर्थ टू साउथ जा रहा है प्लस क्यू, तो ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। प्लस क्यू जिधर जाता है करंट का डायरेक्शन वही होता है, लेकिन माइनस क्यू जिधर जाता है, माइनस क्यू ये वेलोसिटी, माइनस क्यू चार्ज का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो करंट का डायरेक्शन हमें उल्टा ले लेना पड़ेगा। और फिर उसके पास अगर मैग्नेटिक नीडल लेके जाए, तो फिर यही लॉ के अकॉर्डिंग्स जो हम करंट के लिए अप्लाई कर रहे थे, चूंकि अब करंट का दिशा हमें पता है, तो करंट का दिशा पता है, और आपको और मैग्नेटिक नीडल का पोजीशन हमें पता है, तो हमें पता हो जाएगा कि डिफ्लेक्शन किधर होगा। राइट हैंड थंब रूल। तो अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग इस तरह से होल्ड करते हैं, तो इफ वी होल्ड स्ट्रेट कंडक्टर्स in our right hand such that thumb is in the direction of current, अगर मेरा थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में है, तो मेरा जो कर्लिंग फिंगर है, कर्लिंग फिंगर मतलब घुमा हुआ जो फिंगर्स है, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो अगर यहाँ पर करंट जा रहा है, तो इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करें, इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो इसके चारों ओर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, और अनंत कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। और जैसे जैसे दूर जाएंगे मेरा फील्ड का जो वैल्यू है वो कम होते जाएगा, लेकिन रहेगा फील्ड, अनंत कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यहां पर अगर कंसीडर करेंगे तो यहां पर भी आपको इस तरह से मिलेगा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हर पॉइंट पे इस तरह के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और यहां पर अगर कहीं पर भी आप एक मैग्नेट नीडल रख देंगे, तो वो नीडल में देखिएगा डिफ्लेक्शन आ गया है। तो जितना दूर जाएंगे डिफ्लेक्शन उतना कम होगा, और जितना नजदीक जाएंगे उस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा, ज्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन होगा डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक परमानेंट मैग्नेट है, और इसका बारे में आप लोग का आइडिया है कि एक परमानेंट मैग्नेट का दो पोल होता है, और इस दो पोल को आप कभी अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये मैग्नेट से जो लाइंस निकल रहा है, ये इमेजिनरी लाइंस है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ये नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में एंटर कर जाता है। तो मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल तक ये जाता है, और मैग्नेट के अंदर में ये साउथ से नॉर्थ जाता है। मैग्नेट का अंदर में ये साउथ से नॉर्थ जाएगा, और ये क्लोज लूप बनाया। ये सब इमेजिनरी लाइंस है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज हम लिख लेते हैं कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्या प्रॉपर्टीज है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है डायरेक्शन इसका। तो इसका डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड
द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। और मैग्नेटिक फील्ड एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, पहला प्रॉपर्टी आप ये लिखेंगे। दूसरा, मैग्नेटिक, शॉर्ट में लिखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप, नॉर्थ से साउथ निकला, फिर साउथ से नॉर्थ ये चला जाएगा, ये क्लोज्ड लूप बनाता है। हर एक जो फील्ड लाइंस है वो एक क्लोज लूप बनाता है, इस तरह का क्लोज्ड लूप बनाएगा, कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप। कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप बनाएगा। नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई दे डोंट इंटरसेक्ट। तो मैग्नेट की जो अराउंड है उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, हर एक पॉइंट का एक यूनिक डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेट के अराउंड जितने भी पॉइंट्स है, आप यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ एक पॉइंट होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिक डायरेक्शन होगा। यहाँ है तो मान लीजिए एक यूनिक डायरेक्शन होगा। वो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा, और वहां पर उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उस टेंजेंट देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन द कर्व ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और ये यूनिक होता है। यहाँ पर जो डायरेक्शन हमने दिखाया, ये 2-3 को नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर मान लीजिए एक जगह पे इंटरसेक्ट कर गया, इस तरह से दिखा देंगे कि टू फील्ड लाइंस, देखिए इंटरसेक्ट कर गया, पॉइंट P पे टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट किया, एक फील्ड लाइन ये हुआ और एक फील्ड लाइन ये हुआ। तो इस पॉइंट पे अगर हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं, दो फील्ड लाइंस अगर ये किया, तो देखिए ये फील्ड लाइंस के ऊपर ये टेंजेंट और ये फील्ड लाइंस के ऊपर एक ये टेंजेंट। तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट हो गया और दो डायरेक्शन हो गया, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं और वही देगा उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सो इफ दे डिड, इट वुड मीन दैट एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड हैज टू डायरेक्शंस, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए टू फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। जैसे इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे अगर 3 को इंटरसेक्ट कर गया, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तो यहां पर आप 3 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक से ज्यादा डायरेक्शन हो ही नहीं सकता है। एक ये टेंजेंट होगा, एक ये टेंजेंट होगा, और इस लाइन पर करेंगे तो एक ये टेंजेंट, यानी 3 डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए हर एक पॉइंट का एक ही डायरेक्शन होता है और इंटरसेक्ट कर जाएगा तो 2 डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए कहीं कहीं क्राउडेड है, यहां पर देखिए क्राउडेड है, और यहां पर जैसे दूर जाएंगे तो ये लेस क्राउडेड होगा। ठीक है, पर वॉल्यूम कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पार होगा। ठीक है, तो जहां क्राउड ज्यादा होगा वहां पर मैग्नेट का फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो स्ट्रांग होगा, और जहां लेस क्राउडेड होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैंने वीक मैग्नेटिक फील्ड वहां आप ऑब्जर्व करेंगे। सो जहां स्ट्रांग मैग्नेट का जो, जैसे नजदीक पहुंचेंगे एक किसी एंड पे, तो वहां पर स्ट्रांग मैग्नेट मिलेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो उसका डेंसिटी जो होगा वो बहुत हाई होगा, क्राउडेड होगा। और जहां पर मैग्नेट का फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्राउड है वो कंपैरेटिवली कम होगा। अब करंट इन ए सर्कुलर लूप, तो ये देखिए ये करंट जो है ये क्लॉकवाइज करंट है। क्लॉकवाइज मतलब जिस दिशा में घड़ी का सुई घूमता है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। और इसका ऑपोजिट डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज।
और क्लॉकवाइज करंट में कोई एक सेक्शन हम ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ एक सेक्शन ले लेंगे, तो इस पार्ट को हम करंट का डायरेक्शन जो होगा इसमें ऊपर की तरफ होगा, और राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो देखिए करंट का जो कर्ल फिंगर है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पर इस सेक्शन के लिए आप इस तरह का मिलेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगा यहाँ पर भी। और कोई भी सेक्शन ले लेंगे, ये सेक्शन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरह का होगा। हर पॉइंट पे फील्ड लाइन का डायरेक्शन देखिए अंदर की तरफ जा रहा है फील्ड लाइंस, ठीक है। तो अंदर की तरफ जा रहा है तो हमें मालूम है कि अंदर की तरफ जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जहां अंदर की तरफ जाएगा तो वो होता है साउथ पोल। साउथ पोल में अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि नॉर्थ पोल से, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में एंटर कर रहा है, तो यहाँ एंटर कर रहा है अंदर, तो इट विल बिहेव लाइक ए साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। और फिर अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करंट देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट में देखिए अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो यहाँ से देखिए करंट ऊपर जा रहा है, तो फिर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो देखेंगे कि मेरा कर्ल फिंगर जो है वो बाहर की इस तरह का जा रहा है। कोई भी सेक्शन में ले लेंगे तो उसी तरह का हमें मिलेगा, ठीक है, कोई भी सेक्शन में हम लोग ले लेंगे तो कर्ल करंट का डायरेक्शन ये रहेंगे, अंगूठा करंट का डायरेक्शन, तो कर्ल फिंगर मेरा जैसा है बाहर की तरफ निकल रहा है। तो कमिंग आउट ऑफ द लूप, लूप से बाहर आ रहा है, तो लूप से बाहर कौन आता है? नॉर्थ पोल में लूप से बाहर आता है, तो इट विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल। सो नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में एंटर करेगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में एंटर करेगा, तो इट विल बिहेव लाइक, यहाँ जो है ये लूप जो है ये इधर से देखने से इस साइड से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आ रहा है और सामने से देखने से यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर कर रहा है। तो क्लॉकवाइज लूप में करंट जो होता है वो क्लॉकवाइज लूप में एक साउथ पोल जनरेट करेगा, ठीक है। और ये साउथ एस के देखिए एस का अगर डायरेक्शन हम ले लेंगे तो ये आपका ये जो एरो है ये करंट का डायरेक्शन दे रहा है और ये बता रहा है कि ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। वेराज एन अगर लिखेंगे तो देखिए यहाँ से भी हम याद कर सकते हैं इसको, तो ये मेरा करंट का डायरेक्शन है, एन लिखा गया, ये करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, और इट विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल, यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल जिधर से देख रहे हैं, और क्लॉकवाइज करंट विल बिहेव लाइक ए साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। अब आते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक कॉइल of many circular turns of insulated conducting wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid। ये एक solenoid है। तो solenoid किसको बोलता है? तो ये लिख सकते हैं आप लोग, what is solenoid, ठीक है। और ये अंदर वाला पार्ट को बोलता है कोर, और चारों तरफ जो है ये वायरिंग है, और इसमें जब करंट पास करते हैं तो ये एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। सो व्हेन इससे करंट पास कराते हैं तो ये बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जब तक इसमें करंट रहेगा तब तक ये मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। जैसे करंट स्विच ऑफ कर देंगे तो इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, ओके। तो कई सारा टर्न्स होता है, और जिधर से क्लॉकवाइज, देखिए आप जानते हैं कि क्लॉकवाइज करंट जो होता है, क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा जब तक इसमें करंट रहेगा।
it will behave like a bar magnet as long as current is there, as long as current is there. ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, जिधर एक तरफ से देखने से आपको क्लॉकवाइज लगेगा, और एक तरफ, अगर एक तरफ से क्लॉकवाइज लगा तो दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर ये क्लॉक है तो दूसरी तरफ से इट हैज टू बी एंटी क्लॉक, इट हैज टू बी एंटी क्लॉक। सो एक साइड से अगर क्लॉकवाइज हमको दिखता है तो दूसरे साइड से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो जिधर क्लॉकवाइज होगा वो साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। तो क्लॉकवाइज करंट जो है वो साउथ पोल जैसा बिहेव करता है, और एंटी क्लॉकवाइज ये नॉर्थ जैसा बिहेव करता है। ये हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। तो क्लॉकवाइज करंट, तो देखिए एक इसका, इस सोलेनॉइड का एक तरफ साउथ हो गया, एक तरफ नॉर्थ हो गया, तो इसीलिए इसको हम लोग बार मैग्नेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये तब तक मैग्नेट है जब तक इस पर करंट है, और करंट पास करने के लिए हमें एक बैटरी का जरूरत पड़ेगा। तो जैसे बैटरी से करंट कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका मैग्नेट बन जाएगा, और हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी इसके साथ अटैच कर देंगे। और जैसे स्विच ऑफ कर देंगे, जैसे स्विच ऑफ कर देंगे, ये इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट मटेरियल शोज magnetic properties temporarily, and those magnets are called electromagnets. So electromagnetic क्या हुआ कि when current is passed through solenoid like materials, that material becomes temporarily. Now what are the advantages of electromagnet over a permanent magnet? तो पहला एडवांटेज है कि we can demagnetize an electromagnet instantly. Instantly we can demagnetize by switching off. करंट बंद कर देंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। दूसरा, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। करंट को बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, करंट को घटा देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ घट जाएगा। तीसरा जो है, वी कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोलैरिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। पोलैरिटी चेंज करना मतलब नॉर्थ को साउथ बना सकते हैं, साउथ को नॉर्थ बना सकते हैं। सो ये सब एडवांटेजेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या है? एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, एडवांटेजेस of electromagnet. And next, how can we increase the strength of an electromagnet?
सो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ा सकते हैं, पहला तो बाय इंक्रीजिंग करंट, इंक्रीजिंग करंट, दूसरा increasing the density of turns in the solenoid. सोलेनॉइड में टर्न का डेंसिटी, क्राउड को बढ़ा देंगे सोलेनॉइड में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। पहले मान लीजिए 10 टर्न था एक सोलेनॉइड में, अब उसको टर्न को 20 कर दिए, तो सोलेनॉइड में टर्न डेंसिटी बढ़ गया। यहाँ देखिए हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स का बात नहीं कर रहे, टर्न डेंसिटी का बात कर रहे हैं, यानी लेंथ को फिक्स रखना है और टर्न्स को बढ़ा देना है। लेंथ भी बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ा देंगे, तो डेंसिटी अगर बढ़ा नहीं, डेंसिटी बढ़ेगा तभी सोलेनॉइड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तीसरा बाय इंसर्टिंग ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, by using सोलेनॉइड का अंदर का जो पार्ट होता है उसको कोर बोलता है, यूजिंग कोर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होता है, बाय यूजिंग कोर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यूजिंग कोर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ferromagnetic substances, using core of ferromagnetic substances। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का कोर यूज करने से भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर में इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज करते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हुआ? आयरन, कोबाल्ट और निकेल। इन लोगों को ये सब्सटेंसेस जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है, इसीलिए इसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आपको वाइडली यूज होता है ट्रांसफार्मर में, चोक कॉइल में, उसके बाद आपका जनरेटर में, डायनामो में, और इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो इसका यूज है ही। मोटर में भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का काफी यूज होता है। यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एग्जांपल्स का क्या हुआ? आयरन, कोबाल्ट और निकेल। ये लोग जब मैग्नेटिक फील्ड में सबको रखा जाता है तो दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फिंगर, एक इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये थंब। तो यहाँ 3 चीज आपस में परपेंडिकुलर है, तीनों उंगली जो है ये आपस में परपेंडिकुलर है। और ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूज करते हैं मोटर में किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा वो पता करने के लिए। तो ये जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताता है किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपका करंट का डायरेक्शन होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट होगा, तो जो डिफ्लेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, ये थंब बताएगा। तो मोटर में बताता है कि ये जो वायर है, ये वायर जो है मिडिल फिंगर वायर करंट बता रहा है और ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और थंब बताएगा कि इस वायर में डिफ्लेक्शन किधर होगा अगर इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग पता करते हैं कि किसी वायर जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है परपेंडिकुलरली, तो उसमें उस वायर में एक डिफ्लेक्शन होगा और डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन हमें बताता है थंब, और थंब से हम लोग पता कर लेते हैं कि उस वायर में डिफ्लेक्शन किस साइड में होगा। तो ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। 3 फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। इंडेक्स फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड, ये और मिडिल फिंगर बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एंड तीनों परपेंडिकुलर है म्यूचुअली, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। देखिए तीनों परपेंडिकुलर लाइंस है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन के ऊपर। तो इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कोई करंट है जो साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, तो ये वायर है,
और इसको हम लोग बोर्ड में तो ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये 3 डायमेंशनल चीज है। और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है ऊपर से नीचे, ओके, या नीचे से ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर, एक वायर जा रहा है साउथ टू नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट आई साउथ टू नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन। आपको फोर्स का डायरेक्शन पता करना है, तो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये करंट का डायरेक्शन बताएगा। सो ये साउथ टू नॉर्थ करंट और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। तो ये अगर नॉर्थ है तो ये जो साइड होगा वो नॉर्थ है, अगर ये साउथ है तो ये साइड जो है ईस्ट होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। तो फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट होगा। और एप्लीकेशन देख लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है कि करंट जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट है अपवर्ड डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ। तो इस वायर पे फोर्स का डायरेक्शन हमें निकालना है। तो देखिए करंट को हम ले लिए करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और मेरा ये जो थंब है, अंगूठा है, वो उस साइड में है। तो ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, तो उस साइड वेस्ट होगा। तो यहां पर भी फोर्स का डायरेक्शन कितना हो जाएगा? फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट। और यहां पर एक आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि करंट का डायरेक्शन ना देके इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दे दिया। तो बोला इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में, जेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो करंट का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। तो जिधर भी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर दिया हुआ रहता है आप उसका उल्टा डायरेक्शन में करंट ले लीजिएगा। तो कुछ बोल रहा है कि जेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर तरफ है तो करंट नीचे तरफ मानेंगे हम लोग। तो करंट अगर नीचे तरफ हो जाएगा तो ये देखिए करंट हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ। तो इसमें फोर्स फिर इस साइड में आ रहा है। तो वो अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये साइड जो होगा ये ईस्ट होगा और वो साइड वेस्ट होगा। तो अभी ये मेरा अंगूठा ईस्ट की तरफ है तो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट। तो इस तरह से आपको पूछेगा कि करंट का डायरेक्शन दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा, और पूछेगा कि फोर्स किधर है। और भी पूछ सकता है कि भाई करंट इधर है और फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो ये सब चीज हमें पता करने के लिए हमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का मेन यूज जो है वो आपका इलेक्ट्रिक मोटर में किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है कि एक परमानेंट पोल पीस रहता है, इसको बोलता है परमानेंट पोल पीस, और यहां पर एक आर्मेचर रहता है, और इसका आर्मेचर का कोर भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है। और इस पे जब हम लोग करंट पास कराएंगे, मान लीजिए करंट यहां ऊपर जा रहा है, यहां नीचे आ रहा है, तो इसमें एक एंड पे फोर्स एक डायरेक्शन में होगा, दूसरे एंड में दूसरा डायरेक्शन में होगा। पता कर ही लेते हैं। देखिए मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड का ये, तो ये फोर्स, इसमें फोर्स नीचे तरफ जाएगा, ठीक है। इसमें फोर्स ये बोर्ड का अंदर जाएगा, और यहाँ इस पे जो फोर्स है ये बोर्ड से बाहर आएगा। तो ये क्या होगा, ये इस तरह घुमा देगा, और यही इलेक्ट्रिक एनर्जी देने से ये जो घूमना शुरू करेगा, यही जो इसका जो रोटेशन है, इसको हम लोग डिफरेंट मशीन में यूज कर लेते हैं। चाहे आपका पंप हो जो घूमने वाला चीज है, या फिर आपका वॉशिंग मशीन में हो, या कोई भी चीज रोटेटिंग चीज में हम लोग ये इसको यूज, ये पंखा हो, पंखा में भी इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, ये परमानेंट पोल पीस रहता है, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी देने से ये घूमना शुरू कर देता है। घूमता क्यों है कि इस पे दोनों पे करंट का डायरेक्शन अलग अलग है, और ये करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर भी है। तो इस
आर्म में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा परपेंडिकुलरली लगेगा, चाहे ऊपर लगे चाहे नीचे लगे। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं उधर लग रहा है पीछे तरफ, और इस पे आगे तरफ लग रहा है। तो ये क्या करेगा, इस तरफ घूम जाता है। तो घूमेगा तो क्या होगा, हम लोग इसका जो रोटेशन है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, पंप में कर लेते हैं, पंखा में कर लेते हैं। तो मोटर क्या हुआ, मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस आर्म पे कोई फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट ये पैरेलल है, और इस आर्म पे भी कोई फोर्स नहीं लगता है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और करंट, तो ये एंटी पैरेलल है करंट यहाँ पर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का एक चीज ये भी आपको माने ये पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन में हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर रखा जाए तो मैक्सिमम फोर्स कब होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, और वायर जब परपेंडिकुलरली होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द करंट, देन फोर्स इज मैक्सिमम, फोर्स इज मैक्सिमम। और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट मान लीजिए यहां पर ये है, तो यहां पर फोर्स जीरो हो जाएगा व्हेन करंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है। या फिर एक और वायर है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में ही रखा हुआ है, ठीक है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड है, और ये करंट है, इसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट है, करंट मैग्नेटिक फील्ड का एंटी पैरेलल है। तो यहां पर भी ये सब में फोर्स जीरो हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू जीरो। यहां पर फोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम। लेकिन फोर्स रहेगा अगर कोई और ओरिएंटेशन में रहता, कोई और एंगल में, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ये है और करंट कुछ एंगल बना के, तो फोर्स रहेगा, लेकिन ये मैक्सिमम फोर्स नहीं होगा। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रहेगा तो फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल है तो उस केस में फोर्स जीरो होगा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें 3 वायर होता है, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। इसको ग्राउंड वायर भी बोलता है। अलग अलग कलर हैं, लाइव रेड कलर से ही हम लोग डिनोट करते हैं, न्यूट्रल को ब्लू, और अर्थ को इंडिया में येलो से ही डिनोट किया जाता है, यूके में ग्रीन। तो पहले ये घर में जो वायर्स आएंगे, 2 वायर जो है वो मेन स्विच से आता है, लाइव और न्यूट्रल, और ये आता है मेन स्विच को ऊपर से अर्थ वायर। ये सेफ्टी वायर भी है, ये इसका मेन काम है, सेफ्टी पर्पस के लिए अर्थ वायर को यूज किया जाता है। और लाइव वायर पहले आता है मेन स्विच पे, मेन स्विच में इसके साथ एक फ्यूज अटैच रहता है, और जैसे ही शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो ये फ्यूज आपका मेल्ट कर जाता है, तो वो यहाँ पर आपका जो करंट का फ्लो है घर के अंदर बंद हो जाता है। एक न्यूट्रल वायर, इसमें फ्यूज नहीं लगा हुआ रहता है, तो लाइव वायर में ही फ्यूज लगा हुआ रहता है। फिर ये लाइव वायर जो आता है ये इलेक्ट्रिक मीटर में आता है, और मीटर से ये लाइव वायर निकल जाता है, और न्यूट्रल वायर स्ट्रेट निकल जाता है। और घर में हम लोग को फिर तीनों का यूज होता है। देखिए ये लाइव वायर यहाँ आ गया, ये लाइव वायर है, और लाइव वायर इस प्लग पे आ गया, न्यूट्रल वायर यहाँ पर आ गया, और अर्थ वायर यहाँ से आ गया। तो इसमें ये हो गया आपका लाइव, ये हो गया न्यूट्रल, और ये हो गया अर्थ वायर। इसमें भी देखिए तीनों रहेगा, और कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हम लोग इससे अटैच कर सकते हैं, और दे आर ऑल पैरेलली कनेक्टेड, सबका वोल्टेज बराबर होगा। ये अर्थ वायर है। तो ये प्लग है, इसमें स्विच ऑन कर देंगे तो इसमें लाइव भी आ जाएगा मेरा, न्यूट्रल भी आ जाएगा, और अर्थ भी आ जाएगा।
और आपका ये जो अर्थ वायर है, इसका काम है कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन ही है या टेबल फैन वगैरह है, इसमें क्या होता है कभी कभी मॉइस्चर वगैरह के कारण या कोई कारण से एक्सीडेंटली अगर उसका इलेक्ट्रिक अप्लायंस का बॉडी में अगर करंट आ जाता है, तो वो करंट ये अर्थ वायर के थ्रू आपका ग्राउंड में चला जाता है। तो यूजर जो है उसको इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से इसको बचाता है। तो अर्थ वायर का काम क्या हुआ, इफ देयर इज एनी accidentally any charge appears in the electric appliances, then that electric charge goes through earth wire to the ground, so वो ग्राउंड में चला जाता है and in that case the user remains safe। तो ये एक सेफ्टी वायर है जिसका काम है कि इन केस ऑफ अगर कोई एक्सीडेंटली किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का बॉडी में करंट आ जाता है तो उस करंट को वो ग्राउंड में भेज देता है। और एक सेफ्टी डिवाइस है फ्यूज। तो भाई फ्यूज का काम क्या है कि अगर इन केस इफ देयर इज एनी शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। यहां पर देखिए लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, इसका बीच कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में करंट फ्लो करेगा, तो करंट जो फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस के थ्रू लाइव टू न्यूट्रल वायर जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ अगर ये एक्सीडेंटली ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कभी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, बीच में कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस ना रहे, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाता है और आगी लग जाता है। तो आगी लगने से एक तो ये एक्सीडेंट और नोट्स डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर का रेजिस्टिविटी हाई होगा और मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होगा, ताकि जैसे ही इस पे थोड़ा सा भी हीट जनरेट हो शॉर्ट सर्किट की वजह से तो तुरंत वो मेल्ट कर जाए। तो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। फिर एक टर्म आता है ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग क्या हुआ कि करंट इन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस मोर देन इट्स रेटेड वैल्यू, देन वी कॉल इट ओवरलोडिंग। तो कोई भी इलेक्ट्रिक मान लीजिए फ्यूज हुआ या फिर आपका इलेक्ट्रिक स्विच हुआ या इलेक्ट्रिक प्लग हुआ, सॉकेट हुआ, तो इस सब का रेटिंग रहता है 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 15 एम्पियर का। अब 5 एम्पियर का स्विच है, उस पर आप 15 एम्पियर का करंट भेज दिए, तो इसे हम लोग बोलेंगे ओवरलोडिंग। 10 एम्पियर का फ्यूज है, 15 एम्पियर का करंट चला गया, तो दैट इज, ये सब चीज को हम लोग अगर जो रेटेड है रेटिंग से ज्यादा कर देंगे, करंट भेज देंगे, तो उसको हम लोग ओवरलोडिंग बोलते हैं। फिर आता है एक टर्म शॉर्ट सर्किट, जो अभी तुरंत डिस्कस की। सो कॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? शॉर्ट सर्किट होता है कि हमारा जो भी वायर्स होता है तो उसके चारों ओर इंसुलेशन होता है, क्लैडिंग होता है, एक कवर होता है। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर बगल में ही रहता है। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये दोनों बिल्कुल सटा हुआ रहता है, लेकिन ये दोनों टच पे क्यों नहीं होता? क्योंकि बीच में एक इंसुलेशन का लेयर रहता है। तो ये इंसुलेशन का लेयर डैमेज हो सकता है। डैमेज हो सकता है क्यों? कारण क्या है कि इसमें कंटिन्यूअस करंट जा रहा है तो ये गर्म हो रहा है, फिर स्विच ऑफ कर देंगे तो ये ठंडा हो गया, फिर डिफरेंट सीजन्स के थ्रू इसको जाना पड़ता है। कहीं पर ऐसा बेंडिंग होता है तो ये इंसुलेशन जो है बीच का कभी कभी डैमेज हो जाता है। तो इंसुलेशन अगर बीच का डैमेज हो जाएगा तो ये इंसुलेशन यहाँ से हट जाएगा। तो हट जाएगा तो क्या होगा कि लाइव वायर विल कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द न्यूट्रल वायर। इन दैट केस व्हाट हैपेंस, लार्ज अमाउंट करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो करंट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जो हीट जनरेशन होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? करंट मान लीजिए 10 गुना हो गया तो हीट जनरेशन 100 गुना हो जाएगा। तो अचानक 100 गुना हीट बढ़ गया, इसका वैल्यू आई स्क्वायर आर टी। तो सिस्टम का जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन अचानक करंट बढ़ जाने से क्या होगा? हीट बढ़ जाएगा। हीट बढ़ जाएगा तो आगे पकड़ लेगा। लेकिन जैसे हीट बढ़ेगा, अगर फ्यूज वायर प्रॉपरली कनेक्टेड है
तो ये क्या क्या करेगा, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो ये मेल्ट कर जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो फिर करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, तो फिर हम लोग सेफ हो जाएंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन भी ये आता है कि हमें क्यों टाइम टू टाइम वायरिंग्स को चेंज करना चाहिए। तो वायरिंग्स को चेंज करने के लिए कारण क्योंकि जो वायरिंग्स के ऊपर का जो इंसुलेशन है वो काफ़ी कई सारा सीजन पार होने के बाद उसमें जो है उसमें ब्रिटलनेस आ जाता है, और ब्रिटलनेस आ जाने से क्या हो जाएगा, ड्यू टू द चेंज इन वेदर, ड्यू टू continuous flow of current, heat is generated when there is no heat, there is no heat, so the temperature is low, so due to different temperature in a single day, और फिर सीजन चेंज होने से भी काफ़ी टेम्परेचर चेंज होता है, तो उसका जो एक्सपेंशन जो आपका इंसुलेशन है वो कभी एक्सपेंड कर जाता है, कभी वो कंट्रैक्ट कर जाता है, तो इससे क्या होता है कि वो ब्रिटल बन जाता है, उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो जाता है, प्लस वो ब्रिटल बन जाता है। और ब्रिटल जब बन जाएगा तो कुछ समय बाद ये हो जाएगा, एक तो लाइफ लॉन्ग तो है नहीं, लोग का कोई भी चीज़ तो लाइफ लॉन्ग होता नहीं है, सब चीज़ का एक लाइफ होता है। तो क्या होगा कि उसका जो इंसुलेशन है, बीच का इंसुलेशन अगर ब्रिटल हो गया या समहाउ डैमेज हो गया तो लाइव वायर, चांसेस है कि लाइव वायर और अर्थ वायर जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए। तो इसीलिए हमें टाइम टू टाइम जो घर का इलेक्ट्रिसिटी का जो वायरिंग है उसको चेंज कर देना पड़ता है।